नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज मैं दक्षिण एशिया उर्फ अखंड भारत की मौजूदा दशा दिशा का खुलासा लिए हुए हूँ और इसका शीर्षक है अखंड भारत अब चीन का उपनिवेश। जाहिर है मामला गंभीर है और सत्य यह भी है कि न अब अखंड भारत है और न उपनिवेश केंद्रित देशों की गुलामी का औपनिवेशिक मॉडल है। साम्राज्य और वर्चस्व का 21वीं सदी का नुस्खा साहूकारी लाठी तथा वैचारिक दबंगी है। इसका आदर्श प्रमाण चीन है। अमेरिका के पारस पत्थर या कि पूंजीवाद से वह दुनिया की फैक्ट्री बना, दुनिया को अपना बाजार बनाया, बेइंतहा कमाई करके देशों को कर्ज देने की साहूकारी की, उन्हें कर्जदार, पराश्रित, गुलाम बनाया। चीन ने अपनी ताकत का लोहा बनवाकर दुनिया पर ऐसी दादागिरी बनाई कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री अनजाने में ही सही कह बैठे कि चीन से लड़ा नहीं जा सकता। अब लड़ाई का वक्त नहीं। हाँ, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बिना रूस चीन युद्ध का जिक्र किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह चीन के प्रति भारत के मनोविज्ञान का भी संकेत है। मोदी ने कहा, यह दौर युद्ध का नहीं है। आप सब गांधी और बुद्ध की धरती पर मिल रहे हैं तो शांति का संदेश लेकर जाएं। याद करें कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा। उनके वाक्य थे, हमें यह समझना होगा कि वे मतलब चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर लें? इस पर सर्वप्रथम सोचें बड़ी इकोनॉमी के जुमले पर। क्या यह चीन की साहूकारी लाठी की दबंगी से भारत का आक्रांत होने का प्रमाण नहीं है? फिर गौर करें गांधी व बुद्ध की धरती के जुमले पर। क्या ये G20 बैठक में चीनी और बाकी विदेश मंत्रियों के आगे लाचार भारत का पाखंड दिखलाना नहीं था? एक तरफ परमाणु हथियार बना रखे, आए दिन पाकिस्तान को 56 इंची छाती दिखाते हैं, वहीं चीन के आगे तथा वैश्विक दायित्व में फलसफा झाड़ते हैं कि गांधी व बुद्ध की धरती। यदि ऐसा है तो चीन की सीमा पर हमने क्यों सेना तैनात की हुई है, जबकि पता है कि चीन बड़ी इकोनॉमी है और वह इतना अमीर है कि 10 साल तक सीमा पर लाखों अपने सैनिक तैनात रख के भारत को थका देगा, भारत की छोटी इकोनॉमी को सुखा देगा। तो उसके प्रधानमंत्री को गांधी व बुद्ध की धरती का पाठ पढ़ाना चाहिए या दो टूक कहना चाहिए था कि ग्लोबल गवर्नेंस चीन तथा रूस जैसे देशों की आक्रामकता के कारण खत्म है तथा इसे न भारत बर्दाश्त करेगा और न दुनिया। इसलिए रूस और चीन दोनों अपनी सेनाओं को पीछे हटाए। यूक्रेन में भारत को आज़ादी के वक्त जो सीमा प्राप्त थी उसे रूस तथा चीन अक्षुण्ण माने, अन्यथा वे ग्लोबल व्यवस्था के दुश्मन और अपराधी। बहरहाल मुद्दा है 21वीं सदी में अखंड भारत कैसे पराश्रित, भयाकुल और गुलाम है। जवाब के लिए समझना चाहिए कि अखंड भारत उर्फ सार्क के 8 देशों के लोग किन विदेशों की आधुनिक गुलामी में जीवन जी रहे हैं। उपमहाद्वीप में किस बाहरी शक्ति की दबिश है? सीधा दो टूक जवाब है, चीन और रूस की दादागिरी। इन दोनों महाशक्तियों का पृथ्वी पर यदि कहीं सर्वाधिक कब्जा है तो वह दक्षिण एशिया। इनका क्षेत्र के 2 अरब लोगों पर कब्जा है। ये इनसे चाहे जैसे मुनाफा कमा रहे हैं, चाहे जैसे इन्हें नचा रहे हैं। चीन जो कहेगा, रूस जो चाहेगा, वही दक्षिण एशिया के देश संयुक्त राष्ट्र में करेंगे, वैश्विक मंचों में करेंगे। इन्हीं के एक अनुसार इन देशों की रीति नीति बनेगी और ये चाहे जो मुनाफा कमाए, चाहे जिन शर्तों व ब्याज की दर पर कर्ज दे, चाहे जिस रेट पर हथियार बेचे, वह पाकिस्तान को मंजूर, श्रीलंका को मंजूर तो नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और मालदीव को भी मंजूर। ब्रितानी वक्त में अखंड भारत के म्यांमार को मैं इस विश्लेषण में शामिल नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा उसके सैनिक शासक तो माओ की जैकेट भी पहने हुए। सो पहले ज़रूरी है हाल फिलहाल के चीन और रूस का ये सत्य जानना कि इन देशों ने अपने हित, अपनी सोच में विश्व व्यवस्था का जो मॉडल बनाया है उसकी बुनियाद विस्तारवादी, वर्चस्ववादी,
राक्षसवादी है। अभी जो व्यवस्था है ये उसे खत्म करके अपनी नई दुनिया बना रहे हैं। इसके रोड मैप की पहली ठोस उपलब्धि पृथ्वी का भारत उपमहाद्वीप है। चीन ने तमाम तरह के साहूकारी हथकंडों से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अब चुपचाप अफगानिस्तान को गिरवी बना लिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की गाजर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को बांधा है। सड़क, रेल, पावर प्रोजेक्ट, बंदरगाहों का अपना वह इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है या बना रहा है, जिसके चलते तमाम देश आर्थिक तौर पर कर्जदार रहेंगे तो सियासी तौर पर उसके बंधुआ। तभी संयुक्त राष्ट्र की विश्व पंचायत में उपमहाद्वीप के देशों ने वही किया जो चीन ने चाहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध के प्रस्ताव का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने चीन के साथ अनुपस्थित रहकर रूस का बचाव किया। भारत भी इनके साथ खड़ा था और इसकी वजह रूस है। भारत यूक्रेन पर हमले के पहले दिन से लेकर साल पूरे होने के दिन भी रूस की निंदा के प्रस्ताव में अनुपस्थित था, तो इस मजबूरी में, क्योंकि वह हथियार तथा व्यापार दोनों मामलों में रूस और चीन पर आश्रित है। जब रूस और चीन ने नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए अपनी चट्टानी दोस्ती घोषित कर दी, तब भारत को चीन के साथ खड़ा ही होना था। यूं भी बड़ी इकोनॉमी और गली के बाहर के ताकतवरों से हम डरते हैं। ऊपर से अखंड भारत वह धुरी देश है जिसके डीएनए से दक्षिण एशिया के देशों की बुनावट है। मैं दक्षिण एशिया को अखंड भारत या चाहे तो आर्यावर्त का पर्याय इसलिए समझता हूं क्योंकि कुल मिलाकर हिंदू डीएनए में उपमहाद्वीप रचा पका है। इससे पोर पोर में गुलामी है, दिवालिया दिमाग है और राजेंद्रियां लगभग नहीं के बराबर। भूल जाए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल आदि में अलग अलग धर्म व नस्ल है। मूलतः सब गुलामी भीरुता के डीएनए से रचे व पके हैं। मुसलमान पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, सभी भयाकुर, लाचार हिंदू के धर्मांतरित चेहरे हैं। तभी तो सभी देशों का 75 वर्षों का एक सा सफर है। इस सत्य की गहराई में जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियार बना रखे, लेकिन दोनों चीन के आगे क्या हिम्मत लिए हुए हैं। दोनों की जमीन चीन ने खाई हुई है। इससे क्या जाहिर हुआ? क्या यह नहीं कि अखंड भारत या आर्यावर्त के लोग आपस में लड़ेंगे, एटम बम बनाकर एक दूसरे को वैसे ही आंखें दिखाएंगे जैसे राजे रजवाड़ों के वक्त था, मगर ये नहीं जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि सीमा पार सुदूर में कोई देश घात लगाए बैठा है। आज के संदर्भ में चीन और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका व सोवियत संघ थे। तभी और उस नाते चमत्कारिक ढंग से इतिहास रिपीट होता हुआ। पिछले 25 सालों में चीन ने अपने धंधे के बूते कैसे आर्यावर्त पर ईस्ट इंडिया कंपनी से असंख्य गुना अधिक दबदबा बना डाला है। उपमहाद्वीप के जगत सेठ उसकी दलाली से अपने अपने देश में उसका कारोबार वैसे ही फैलवाए हुए हैं जैसा कभी अंग्रेजों का बनवाया था। क्या मैं गलत हूँ? सोचें, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, पश्चिम एशिया या पृथ्वी के और किसी कोने के क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य देशों पर क्या सभी ने अपनी किसी न किसी खास तासीर से अपनी पहचान नहीं बनाई है? चीन के दबदबे को ठेंगा बताते हुए आसियान देशों ने अपने को संगठित किया। राष्ट्रवादी टकराव के बावजूद परस्पर ऐसा साझा बनाया कि इलाका अपने आप स्वयंभू आर्थिक शक्ति बनता हुआ है। चीन, रूस, अमेरिका को या तो टक्कर दे रहा है या तीनों से अपने हित साध रहा है। वह वैश्विक फैक्ट्री का नया इलाका है। ऐसे ही जापान का विकास रहा, खाड़ी देशों का हुआ, मगर दक्षिण एशिया और उसके देश क्या और कहाँ हैं? सभी चीन तथा रूस के साझा मिशन की आज जमीन है, बाजार है, उसकी कूटनीति के हरकारे हैं। ये देश अपनी आर्थिकी स्वतंत्रता, स्वावलंबता को रूस चीन के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं और पता ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है, हो गया है। पूरा अखंड भारत तभी मानो रूस चीन के अधीनस्थ। इसमें एक एक देश की अधीनता के आंकड़े और दशा दिशा का विश्लेषण मैं फिर कभी आगे करूँगा। फिलहाल एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.